स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कृषि विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल तक की वीडियो में पढ़ने छठा लेसन पढ़ रहे थे। छठा लेसन स्टार्ट कर दिया था और छठे लेसन में अपन अनाज वाली फसलें पढ़ रहे थे। कौन सी फसलें पढ़ रहे थे बेटा? अनाज वाली। अब अनाज वाली फसलों में सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट किया था, चावल वाली फसल पढ़ना स्टार्ट किया था। चावल का बॉटनिकल नेम क्या पढ़ाया? ओरिजासिटाइम। फूल क्या पढ़ाया? ग्रीनिया पोएसी। उत्पत्ति स्थान क्या पढ़ाया? दक्षिणी पूर्वी एशिया। फिर उसके इंपॉर्टेंस पढ़ाए। 77 से 79% कार्बोहाइड्रेट, 6 से 7% इसमें प्रोटीन होती है। इसके पुआल का उपयोग अपन कांच के सामग्री को पैकिंग करने के काम में लेते हैं। उसके बाद जलवायु पढ़ाई। जलवायु भी बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उष्ण जलवायु चाहिए इसलिए। मृदा कैसी चाहिए? चिकनी मटियार कोमल मृदा चाहिए। फिर उसके बाद में पढ़ने उन्नत किस्में पढ़ी, सीधी बुआई की अलग पढ़ी, रोपाई की अलग पढ़ी। फिर उसके बाद में पढ़ने पौध तैयार करने की 3 मेथड पढ़ लिए, गीली क्यारी विधि, शुष्क क्यारी विधि और रोपाई। आज पढ़ेंगे बेटा खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक। अब खाद एवं उर्वरक में पढ़ेंगे बेटा, लिखो इसमें यानी कि धान की अच्छी पैदावार के लिए क्या करेंगे? 80 से 100 किलोग्राम क्या डालेंगे बेटा? नाइट्रोजन। 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 30 से 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से क्या देना चाहिए? लिखो बेटा, धान की अच्छी पैदावार के लिए धान की अच्छी पैदावार के लिए धान की अच्छी पैदावार के लिए 80 से 100 किलोग्राम 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, 30 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 30 से 40 किलोग्राम 40 पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। यानी यूरिया तो कितना हो गया? नाइट्रोजन तो 80 से 100 किलोग्राम, नाइट्रोजन 80 से 100 किलोग्राम, फास्फोरस 40 से 60 किलोग्राम तथा पोटाश कितना हो गया? 30 से 40 किलोग्राम। अब ये अपन किस हिसाब से देना है? प्रति हेक्टेयर की दर के हिसाब से देना है। आगे लिखो, धान की रोपाई के 7 से 10 दिन बाद, यानी जब अपन धान की रोपाई कर देंगे उसके कितने दिन बाद बताओ? 7 से 10 दिन बाद खेतों में 15 केजी खेतों में 15 केजी नील हरित शैवाल प्रति हेक्टेयर की दर से, नील हरित शैवाल प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। प्रति हेक्टेयर की दर से कितना चाहिए? देना चाहिए। जिंक की कमी के लिए या जिंक की पूर्ति के लिए 0.5% जिंक सल्फेट, 0.5% जिंक सल्फेट का छिड़काव, जिंक सल्फेट का घोल बनाकर
छिड़काव कर देना चाहिए, घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। खाद उर्वरक में इन्हें अपनी धान की अच्छी पैदावार लेनी है तो प्रति हेक्टेयर की दर से 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, 30 से 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से देनी चाहिए। जब अपन धान की रोपाई कर दे उसके कितने दिन बाद? 7 से 10 दिन बाद कितनी केजी? 15 केजी नील हरी सेवाल अपन खेत के अंदर डाल देंगे। जिससे क्या होगा? नील हरी सेवाल किसका काम करती है? नाइट्रोजन को फिक्सेशन का काम करती है। यदि जिंक की कमी हो जाए, जिंक की पूर्ति के लिए अपन क्या करेंगे? 0.5% जिंक सल्फेट का घोल बनाएंगे और प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करेंगे। अब ध्यान रखना, जिंक की कमी से धान में कौन सा रोग होता है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिंक की कमी से धान में कौन सा रोग होता है? ध्यान रखना, जिंक की कमी से धान में खैरा रोग होता है। कौन सा रोग होता है बेटा? खैरा रोग। हर कंपटीशन में पूछा जाता है कि जिंक की कमी से धान में कौन सा रोग होता है? खैरा रोग। जिंक की कमी से धान में कौन सा रोग होता है? खैरा रोग। अब पढ़ेंगे बेटा इसके बाद में सिंचाई। क्या पढ़ेंगे? सिंचाई। क्या पढ़ेंगे बेटा? सिंचाई। अब सिंचाई धान की कुल जल की आवश्यकता, धान की कुल जल की आवश्यकता का 40%, यानी धान में जो टोटल जल की आवश्यकता होगी उसका कितना प्रतिशत बेटा? 40%। पौधों के स्थापित होने से, पौधों के स्थापित होने से होने में, यानी कहने का मतलब 40% जल किसमें काम आएगा? जो धान के पौधे होते हैं उनके स्थापित होने में काम आएगा। और कब तक काम आएगा? स्थापित होने से कल्ले फूटने तक। कब तक कम आएगा? 40% जल। यदि जब पौधा स्थापित होगा, जब हम पौधा लगाएंगे और कल्ले फूटेंगे, वहां तक कितने जल का सदुपयोग कर लेता है? 40% जल का उपयोग कर लेता है। तथा 50%, आगे लिखो, तथा 50% बाली निकलने से लेकर, यानी जो 50% जल है वो कब से बेटा? जब से बाली निकलेगी ना तब से लेकर दाना भरने की क्रिया तक, दाना भरने तक, यानी जब दाना पूरी तरह से भर जाएगा जब तक कितना परसेंट जल का उपयोग करेंगे? 50%। तथा 10% भरने तक, तथा 10% पककर तैयार होने तक। 10% कहाँ तक? पककर तैयार होने में लगता है, होने में लगता है। जब हमारा धान पक जाएगा उसके 2 सप्ताह को, कितने सप्ताह पूर्व बेटा? 2 सप्ताह पूर्व में खेत से पानी को बाहर निकाल देना चाहिए। धान के पकने के 2 सप्ताह पूर्व, धान के पकने के 2 सप्ताह पूर्व
पानी को बाहर निकाल देना चाहिए। पानी को बाहर निकाल देना चाहिए। सिंचाई यानी धान की कुल जल आवश्यकता कितना प्रतिशत? 40%। जब प्लांट स्थापित होगा कल्ले फूटने तक 40% जल का उपयोग जब कर लेता है। उसके बाद कल्ले फूटने से यानी जब बाली बढ़ेगी, बाली बनने से लेकर दाना बनने तक 50% जल का उपयोग जब कर देगा और 10% जल का उपयोग कब करेगा? जब हमारी फसल पककर तैयार हो जाएगी तब तक 10% जल का क्या कर लेता है? वो उपयोग कर लेता है। जब धान पकने की कगार पे उसके 2 सप्ताह पूर्व क्या करेंगे? पानी को बाहर निकालेंगे और पानी और उसके बाद उसकी क्या कर लेंगे? कटाई कर लेंगे। अब पढ़ेंगे सिंचाई के बाद में निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई दान कुल के खरपतवारों की रोकथाम के लिए दान कुल की खरपतवारों की रोकथाम के लिए दान कुल के खरपतवारों की रोकथाम के लिए दान कुल के खरपतवारों की रोकथाम के लिए बुआई के 2-3 दिन के भीतर, इसके भीतर बेटा बुआई के 2-3 दिन के भीतर प्रेटिलाक्लोर 125 ml खरपतवार की रोकथाम के लिए प्रेटिलाक्लोर 125 ml कितना बेटा? 125 ml प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। यानी धान के खरपतवार को नष्ट करने के लिए किसका उपयोग? प्रेटिलाक्लोर कितना? 125 ml प्रति हेक्टेयर की दर से क्या करेंगे बेटा? उपयोग करेंगे। और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए खरपतवारों के लिए 2,4-D कौन सा बेटा? 2,4-D 1000 ml 2,4-D 1000 ml प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। ये हो गई निराई गुड़ाई। यानी धान के खरपतवारों को नियंत्रण के लिए प्रेटिलाक्लोर 125 ml और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रण के लिए 2,4-D 1000 ml प्रति हेक्टेयर की दर से क्या करेंगे बेटा? छिड़काव करेंगे। अब पढ़ेंगे बेटा पादप संरक्षण। क्या पढ़ेंगे? पादप संरक्षण। सबसे पहला
कीट कौन कौन सी लगेगी, जैसे तनाशीतक है, उद्गार है, पहले लिखो बेटा तनाशीतक और एक लिखो उद्गार, दो दो के जोड़े बना लेंगे तनाशीतक और उद्गार। लिखो बेटा इन कीटों की रोकथाम के लिए कार्बोफ्यूरान, इन कीटों की रोकथाम के लिए कार्बोफ्यूरान यानी परफॉर्मेंस कीट के लिए, तनाछेदक के लिए और उद्गार के लिए कौन सी दवा काम में देगा बेटा, कार्बोफ्यूरान 20 kg, कार्बोफ्यूरान 20 kg प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए, प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। यानी तनाछेदक और उद्गार के नियंत्रण के लिए कौन सी दवा का प्रयोग करेंगे बेटा, कार्बोफ्यूरान एक दवा आएगी। अब कार्बोफ्यूरान कितनी केजी, 20 kg अपन प्रति हेक्टेयर की दर से क्या करेंगे, प्रयोग कर देना चाहिए। क्या आते हैं, पाउडर आते हैं, दाने दाने से आते हैं कार्बोफ्यूरान। अब लिखो बेटा थ्रिप्स व गंदीबग, थ्रिप्स एवं गंदीबग, इन कीटों की रोकथाम के लिए, इन कीटों की रोकथाम के लिए एंडोसल्फान, कौन सी दवा बेटा, इन कीटों की रोकथाम के लिए एंडोसल्फान 35 cc, एंडोसल्फान 35 cc, एंडोसल्फान 35 cc 500 ml, 500 ml प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। यानी दान में 4 कीट लगते हैं, तनाछेदक, उद्गार, थ्रिप्स, गंदीबग, तनाछेदक, उद्गार, थ्रिप्स, गंदीबग। तनाछेदक उद्गार के नियंत्रण के लिए कौन सी दवा का प्रयोग किया, कार्बोफ्यूरान का प्रयोग किया, जबकि थ्रिप्स और गंदीबग का किसका प्रयोग, किसमें प्रयोग किया, एंडोसल्फान का प्रयोग किया। कितनी सी, 35 cc और कितने ml किया, 500 ml का प्रति लीटर की दर से घोल बनाएंगे, प्रति हेक्टेयर के 500 ml प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बना के क्या कर देंगे, इसका छिड़काव कर देंगे। अब पढ़ेंगे बीमारियां। अब पढ़ेंगे बेटा बीमारी। सबसे पहली बीमारी पढ़ेंगे जीवाणु अंगकारी रोग। पहला रोग है बेटा जीवाणु अंगकारी रोग। जीवाणु अंगकारी रोग, इस रोग की रोकथाम के लिए इस रोग की रोकथाम के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन इस रोग की रोकथाम के लिए कौन सी दवा बेटा, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 25 ml प्रति हेक्टेयर की दर से, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 25 ml प्रति हेक्टेयर की दर से
घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। ये हो गया बेटा जीवाणु अनुमारी रोग की रोकथाम के लिए कौन सी दवा का प्रयोग किया? इसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नामक दवा का प्रयोग किया। कितनी ml? 25 ml प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाया और अपन ने क्या कर दिया बेटा? वो छिड़काव कर दिया। अब बेटा पत्ती धब्बा रोग, दूसरा पत्ती धब्बा रोग, कौन सा रोग है बेटा? वो पत्ती धब्बा रोग। अब इस रोग के लिए मैनकोजेब नाम की दवा आती है। कौन सी दवा आती है बेटा? मैनकोजेब, और उसकी मात्रा होती है 1 से 1.25 किलोग्राम। लिखो बेटा, इस रोग की रोकथाम के लिए मैनकोजेब 1 से 1.5 किलोग्राम। कितनी बताओ? 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, 1.5 से 1.25 किलोग्राम, 1 से 1.25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। दो रोग हो गए, तो जीवाणु अनुमारी रोग, एक हो गया पत्ती धब्बा रोग। जीवाणु अनुमारी रोग के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, जबकि पत्ती धब्बा रोग के लिए मैनकोजेब नामक दवा का पढ़ने क्या क्या बेटा? प्रयोग किया है। अब पढ़ेंगे इसके बाद में कटाई एवं मटाई। कटाई एवं मटाई। कटाई एवं मटाई। अब कटाई मटाई यानी कहने का मतलब दो चीजें होती है। कटाई, कटाई का मतलब होता है खेत से फसल को काटना, और मंडाई का मतलब होता है कि उनको दानों को भूसे से अलग करना। वो क्या कहलाता है? कटाई एवं मंडाई कहलाता है। अब इसमें क्या करते हैं कि जब दाने सख्त हो जाएंगे तब उसकी कटाई कर लेंगे। कटाई करने के 10-15 दिन पूर्व क्या करेंगे? खेत से पानी को बाहर निकाल देंगे, और जो कटाई का कार्य है वो शक्तिशाली यंत्र से करते हैं। और धान में इसका चारे और छिलके का अनुपात, दाने और छिलके का अनुपात होता है 2:1। देखो बेटा, धान के दाने सख्त होने पर, सख्त का मतलब कठोर, धान के दाने सख्त होने पर कटाई कर लेनी चाहिए। धान के दाने सख्त होने पर क्या कर लेनी चाहिए? कटाई कर लेनी चाहिए। धान की कटाई के 10 से 15 दिन पूर्व, धान की कटाई के 10 से 15 दिन पूर्व, कितने दिन पूर्व बेटा? 10 से 15 दिन पूर्व खेत से पानी को बाहर, खेत से पानी को बाहर निकाल देना चाहिए। खेत से पानी को बाहर निकाल देना चाहिए। कटाई का कार्य जो अपन कटाई का कार्य करेंगे उससे करेंगे
40 यंत्र से करते हैं। तय का कार्य शक्ति 40 यंत्र से करते हैं। इससे करके बेटा शक्ति 40 यंत्र से करते हैं। धान में चावल व छिलके का अनुपात बहुत इंपॉर्टेंट है। दान में चावल और छिलके का अनुपात होता है तो 2:1 होता है, यानी 2 भाग तो चावल होते हैं और 1 भाग क्या होता है बेटा छिलका होता है। दान में चावल व छिलके का अनुपात अनुपात 2:1 होता है। ये हो गया कटाई मंडल, यानी कटाई मंडल जब हमारे फसल के जो दाने होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जब सख्त हो जाते हैं तब हमें फसल की क्या कर लेनी चाहिए, कटाई कर लेनी चाहिए। जब धान की अपन कटाई करेंगे उससे पूर्व क्या करेंगे, यानी जब धान की कटाई करेंगे तब क्या करेंगे, क्या नाम से 10 से 15 दिन पूर्व खेत से पानी को क्या करते हैं बेटा बाहर निकाल देंगे। कटाई का कार्य किससे करेंगे, क्या नाम से शक्ति 40 यंत्र के द्वारा करते हैं। और धान में चावल और छिलके का अनुपात क्या होता है बेटा 2:1 होता है। आप पढ़ेंगे सीधी सी उपज। उन्नत किस्मों से ऐसे क्षेत्र में धान की उन्नत किस्मों से असिंचित क्षेत्र में असिंचित क्षेत्र में 30 से 45 क्विंटल 30 से 45 क्विंटल तथा सिंचित क्षेत्रों में 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज प्राप्त होती है। यानी धान की उन्नत किस्मों से ऐसे क्षेत्रों में 30 से 45 क्विंटल और सिंचित क्षेत्रों की बात आए तो 50 से 60 कितने बेटा 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से क्या कर देते हैं, हमें उपज क्या होगी है प्राप्त होगी है। ये हमारी चावल की क्रॉप आज कंप्लीट हो गई है। सबसे पहले वैज्ञानिक नाम पढ़ा, कुल पढ़ा, उसके बाद उत्पत्ति स्थान पढ़ा, उसके बाद इंपॉर्टेंस पढ़ा, क्लाइमेट पढ़ा, सोइल पढ़ी, सोइल के बाद में उन्नत किस्में पढ़ी, उन्नत किस्म बाद मेथड पढ़े बुआई करने के, फिर उसके बाद में पढ़ा पढ़ने के उसके बाद फिर पौध तैयार करने की विधियाँ पढ़ी, फिर उसके बाद पढ़ी। मैं एक बात बता दूँ, इसमें पौध तैयार करने की विधियाँ है कौन सी विधि, डेपो विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। डेपो विधि के बारे में मैंने कल भी आपको चर्चा की थी। डेपो विधि कहाँ से निकाली गई, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है बेटा, मनीला फिलीपींस, कहाँ है मनीला फिलीपींस। और चावल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, कटक उड़ीसा में। अंतर्राष्ट्रीय तो आया ओनली चावल अनुसंधान केंद्र की बात है वो कहाँ होता है, कटक उड़ीसा में। इसलिए अब डेपो विधि में कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, 25 से 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। 11 से 14 दिनों को तैयार होती है, 1.5 सेंटीमीटर फूटी पर दर्शाते हैं। इन्हीं सभी बातें इसमें मिट्टी का कोई उपयोग नहीं किया जाता। और इसकी जलवायु बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम पूछा थे जलवायु। मिट्टी हमेशा पूछ जाती है चिकनी मटिया 2 और
ये प्रतिशत ही पूछ देता, अपन ने सिंचाई किया ना कि भाई इतना प्रतिशत का कब प्रयोग कर रहा है कि नहीं, जब पौधा स्थापित होगा। और कल्ले बढ़ेंगे जब तक 40%, जब दाना भरेगा, यानी कहने का मतलब कल्ले के बाद में दाना भरने तक कितने प्रतिशत का, 50% का। और 10% का प्रयोग कब करेगा, क्या नाम से हो, जब हमारी फसल पककर तैयार होने लगी, तब 10% का क्या करेगा बेटा, उपयोग करेगा। इस प्रकार से हमारी चावल की क्रॉप आज कंप्लीट हो गई है। कल अपन मक्का की क्रॉप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मक्का की क्रॉप भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मक्का का बॉटनिकल नेम जियामेज है। कुल में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सारी खाद्यान्न वाली क्रॉप्स कौन सी है, ग्रेन या ओएसी। उत्पत्ति स्थान मक्का का क्या होगा, मैक्सिको। इन सभी के बारे में कल अपन कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में